नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। आज मंथन में हम बात करेंगे उन राजनीतिक दलों की जो विश्व पटल पर सर्वाधिक पुरानी पार्टियों में शुमार हैं। उससे भी बड़ी बात ये कि विश्व में पुरानी पार्टियों में शुमार होने के बाद भी, या एक तरीके से पुरानी पार्टियों में सबसे युवा होने के बाद भी, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय पार्टी बनी हुई है। लाख कोशिशों के बावजूद भी विपक्षी दल ना तो अपनी धाक जमा पा रहे हैं और ना ही बीजेपी को शिकस्त दे पा रहे हैं। इसके पीछे शायद कारण यह है कि बीजेपी की विचारधारा और उसकी रणनीति है। लेकिन 2024 के चुनाव के लिए भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने अपने 139वें स्थापना दिवस के मौके पर आज आरएसएस के गढ़ और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि नागपुर में एक रैली करके हुंकार भरी। स्थापना दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट किया कि बीजेपी को हराने के लिए यह जगह सही है। अगर लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी और गठबंधन सत्ता में आया तो पूरे देश में न्याय स्कीम लागू करेंगे। न्याय स्कीम वो है जिसमें किसानों को साल में 72,000 रुपए दिए जाते हैं। तो राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई है वो दो विचारधाराओं की है। राहुल ने यहाँ ओबीसी की भी कार्ड भी खेला और कहा कि उनकी पार्टी अगर देश की सत्ता में आई तो पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएंगे। तो सवाल यही कि क्या 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष क्या इन मुद्दों के साथ मजबूत हो पाएगा क्या, या कितना मजबूत है? और दूसरा सवाल ये कि क्या 2024 की लड़ाई पूरे देश में विचारधारा और जातिगत जनगणना की लड़ाई के रूप में लड़ने के लिए कांग्रेस अपना मैदान तैयार कर रही है? अगर मोटे तौर पर यह कहा जाए कि राहुल गांधी और खड़गे ने इन दोनों बातों को क्यों कहा, उसके पीछे एक रणनीति है, एक गुणागणित है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि आरएसएस का गढ़ है एक तरीके से नागपुर, ये कह सकते हैं क्योंकि वहां नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। लेकिन अगर अब तक जो लोकसभा चुनाव वहां हुए हैं उसमें 3 बार केवल वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है, 13 बार कांग्रेस पार्टी जीती है। तो यह कहा जा सकता है कि यह इलाका, कांग्रेस पार्टी के लोग जैसा कह रहे थे कि यह इलाका उनका गढ़ है। वास्तव में यहां का अगर जो डेमोग्राफिक स्थितियां परिस्थितियों को देखें, अगर डेमोग्राफिक स्थितियां परिस्थितियां देखें तो वास्तव में अगर कांग्रेस पार्टी इन चीजों को भुनाना चाहती है तो उसकी वजह है क्योंकि ये इलाका भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर का दीक्षा क्षेत्र है, उनकी कर्म क्षेत्र है, कर्मभूमि है। और यहाँ पर 7 से 8% अंबेडकरवादी इस पूरे इलाके में, विदर्भ में हैं। और पूरे अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में अगर हम बात करते हैं तो पूरे महाराष्ट्र में अगर स्थितियां परिस्थितियां देखें तो वहां पर ओबीसी और दलितों की आबादी बहुत अच्छी खासी है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी जो एकमात्र सीट जीती है वो महाराष्ट्र का चंद्रपुर इलाका है। और कुल मिलाकर इन इलाकों में, इस पूरे इलाके में कांग्रेस पार्टी ये संदेश देना चाहती थी कि वास्तव में जो कांग्रेस पार्टी है वो दलितों, पीड़ितों, शोषितों की सही मायने में हितैषी है और वही एक तरीके से उसके हित चिंतक के रूप में काम कर रही है। अब मोटे तौर पर खड़गे भी ने कहा कि न्याय स्कीम पिछली बार 2019 के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया था, जिसमें 6,000 रुपए प्रति महीने किसानों को सम्मान निधि के रूप में देना था, सम्मान राशि के रूप में देना था। इसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने 6,000 रुपए साल की निधि दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की न्याय स्कीम को किसानों ने अंगीकार नहीं किया और उसे उतनी सफलता नहीं मिली। शायद इसीलिए इस बार नारी
युवा और गरीब को टारगेट करके राहुल गांधी न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं 14 जनवरी से, मकर संक्रांति के दिन से। और ये न्याय यात्रा मणिपुर से निकलेगी और ये जाएगी बंबई तक, यानी मुंबई तक, महाराष्ट्र तक। और इसके पीछे गणित भी यही है, साधने के लिए कि पूरे जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको ये बताने की। ये न्याय यात्रा 350 लोकसभा क्षेत्रों से निकल कर गुजरेगी और इसमें अब तक अगर देखा जाए तो केवल 12 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं। तो कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार ये मानते हैं कि यहाँ की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार वो बेहतर चीज़ें कर सकते हैं और इसीलिए इसको टारगेट किया गया है न्याय यात्रा को लेकर, इसको लेकर। लेकिन कांग्रेस ने आज जो विधानसभा के चुनाव में हार के बाद पहली बार एक बार फिर से उठ खड़े होने की कोशिश की। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अभी तक जो विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस बना है उसका अभी कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, कोई नेता सामने निकलकर चेहरा नहीं आया है और बार बार जो गठबंधन के दल हैं उनमें खुसर फुसर चल रही है। यही खुसर फुसर जेडीयू को लेकर चल रही है। कहा जा रहा है जेडीयू टूट रही है। राष्ट्रीय मीडिया पूरी तरीके से ये बताने में लगातार 3 दिन से लगा हुआ है कि जेडीयू में टूट है, जेडीयू टूट जाएगी, ललन सिंह इस्तीफा देंगे, आरजेडी में जाएंगे। बहुत सारी इतनी बातें, इतनी चीज़ें कि मतलब बताना भी मुश्किल है। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन आज देर शाम दिल्ली में जेडीयू की बैठक वहाँ के दिल्ली के कार्यालय में हुई और उसमें ललन सिंह, नीतीश कुमार सब लोग एक साथ बैठे और सीटों के बंटवारे और बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं शैलेंद्र कुमार, वो निकले और उन्होंने कहा कि ललन सिंह अपनी जगह अध्यक्ष बने रहेंगे। लेकिन बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि जो कल बैठक कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी जेडीयू की, उसमें ललन सिंह इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार फिर से अध्यक्ष हो जाएंगे। बहुत सारी संभावनाएं इस बात को लेकर हैं। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन के 2 बड़े घटक नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा लिया है। लेकिन सवाल यही कि क्या बहुत देर कर दी है इन दलों ने अपनी रणनीति और अपने एजेंडे को आगे करने में। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे किस तेवर में थे वो आपको सुनाते हैं। ये तो स्थापना दिवस है। जब स्थापना दिवस के दिन हमारा कर्तव्य होता है कि एक बहुत बड़ी संख्या में हम मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं देश को कि कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा से कभी झुकने वाले नहीं है और अपने विचारधारा से आगे बढ़ेगी। और इसके लिए हम इस नागपुर से संदेश देना चाहते हैं। 2024 का आगाज कर रहे हैं आज से, ये कह सकते हैं। ये देखो, हर चीज में इलेक्शन नहीं होता, ये तो सेलिब्रेशन है और इसमें हमारे लोगों को डेफिनेटली संदेश देंगे। देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। लोगों को लगता है कि राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है। वो है, मगर इस लड़ाई की नींव जो है वो विचारधारा की है और 2 विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। बहुत सारी पार्टियां हैं, एनडीए में है, इंडिया अलायंस में है, मगर लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच में है। आने वाले चुनाव में हमारे को इंडिया अलायंस को या कांग्रेस पार्टी को शक्ति मिला, आपने शक्ति दिया तो हम न्याय स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। हमको शक्ति मिलने के बाद गरीबों के लिए न्याय स्कीम दिलाएंगे और कम से कम 60-70 हजार रुपए हमारे महिलाओं को बराबर हम देने की व्यवस्था करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। देश को पता लगना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बदल जाते हैं।
पहले अपने आप को ओबीसी कहते थे, मेरे भाषण के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में तो सिर्फ एक जात है, वो भी गरीब। अगर हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात तो आप ओबीसी कैसे बन गए? जंग बड़ी जबरदस्त है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये क्या किताबों में, कागजों में जो मुद्दे लिखे होते हैं, लिखे जाते हैं, क्या वो बहुत नीचे जमीन पर कारगर होते हैं? क्या आम आदमी से कोई विचारधारा से लेना देना है? क्या विचारधारा पढ़े लिखे लोगों की हो सकती है, लेकिन जो आम आदमी है, जो रोज कमा खा रहा है, जो गरीब आदमी संघर्ष कर रहा है, क्या वो विचारधारा को समझता है? क्या वो तो समझता है कि भाई मुझे बेहतर सहूलियत कौन सी सरकार, कौन सा नेता दे रहा है। और इस मामले में बीजेपी आगे अब तक जो गठबंधन है इंडिया वाला, उसके नेताओं से, उसके दलों में जो उनके दलों की जो सरकारें हैं, उनसे काफ़ी बेहतर नज़र आ रही हो। बीजेपी कर भी रही है, बीजेपी की सरकार ये करती भी नज़र आ रही है और बता भी रही है और जता भी रही है। एक तरीके से जो काम हो रहा है उसका प्रसार प्रचार भी नीचे तक जा रहा है। संकल्प यात्राओं को के जरिए जो संकल्प यात्राएं, विकसित भारत संकल्प यात्राएं हैं कि भाई हमने क्या क्या काम किया है अभी तक, जहां एक तरफ राम मंदिर को लेकर पूरे देश में न्योता है, लोग दर्शन करने जा रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है बड़े जोर शोर के साथ, जो बीजेपी के लिए बहुत एक अलग तरीके का माहौल बनाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। राम आस्था का प्रश्न है, लेकिन राम राजनीति का विषय भी है इस देश में, और उन राम पर राजनीति होती रही है, पक्ष विपक्ष सब करता रहा है। लेकिन जो वेलफेयर स्कीम है, जिसको लेकर अभी कहा, खड़गे जी ने कहा कि अगर हमको ताकत मिली तो हम न्याय का स्कीम लागू करेंगे, पूरे देश में महिलाओं को 60-70 हज़ार रुपये देंगे। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि वो जो स्कीम बनाती है, जो बातें करती है, वो नीचे तक लोगों को पहुंचा नहीं पाती। गारंटी शब्द या गारंटियां देना कांग्रेस ने शुरू किया और छीन लिया बीजेपी ने। अब मोदी की गारंटी सब पर भारी नजर आ रही है। अब चल रहा है कि भाई सबसे बड़ी गारंटी मोदी की गारंटी। और हाल में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें 3 बड़े राज्य जीतकर बीजेपी ने एक तरीके से एक दिखा दिया है, बता दिया है कि उसके इरादे क्या हैं। और वो बार बार कह रही है कि 3 राज्यों की जनता ने मोहर लगा दी है मोदी की गारंटी पर। गारंटी कांग्रेस दे रही थी जगह जगह, और मोहर लग गई मोदी की गारंटी पर, क्योंकि एक ट्रस्टेड और टेस्टेड नेता बीजेपी के पास है, ऐसा बीजेपी के लोग कहते हैं। और ऐसा नीचे मतदाताओं तक भी ये बात पहुंचाई जा रही है, पहुंच गई है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। महेंद्र प्रताप सिंह आरएसएस के विचारक हैं, हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार महेंद्र भाई। और अवधेश भार्गव, इस देश के और मध्य प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। अवधेश जी को 5 दशक का पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव और तमाम राजनीति के उतार चढ़ाव अवधेश जी ने देखे हैं। हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, बहुत क्लोज तरीके से कवर किए हैं अवधेश जी ने। अवधेश जी आपके पास आ रहा हूँ। सबसे बड़ा जो प्रश्न ये है कि आज नागपुर में कांग्रेस पार्टी ने रैली की। प्रत्यक्ष तौर पर ये कहा गया, बहुत सारे जो नई उम्र के या नई आधुनिक पत्रकार हैं, उन्होंने इस बात को बहुत जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस के गढ़ नागपुर में रैली कर दी। लेकिन आरएसएस का मुख्यालय वहाँ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, स्थापित सत्य है। लेकिन वो विदर्भ का इलाका है, बाबा साहब की कर्मभूमि है, दीक्षा भूमि है, वहाँ ओबीसी, दलित, अम्बेडकरवादियों का एक बड़ी संख्या है। और वहाँ के जो इक्वेशन रहे हैं वो कांग्रेस को फेवर करते रहे हैं। इन सब तमाम चीज़ों के बाद भी अभी हाल की जो पराजय हुई है कांग्रेस पार्टी के 3 राज्यों में, उसके बाद ये पहली बार वो उठकर खड़े होकर 2 कदम चलते नजर आए हैं। आज की रैली में राहुल गांधी ने फिर जाति जनगणना की बात की, न्याय यात्रा की बात हुई है, न्याय स्कीम की बात उन्होंने की है।
आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने तैयारी माकूल है क्या इन लोगों की, क्योंकि वक्त नहीं है ज्यादा? जी देखिए, ऐसा है, नागपुर आरएसएस का मुख्यालय है, ये बिल्कुल सही है कि वो आरएसएस का गढ़ भी रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आरएसएस को इसलिए जाना जाता है कि उसकी अपनी एक खुली विचारधारा है और उस विचारधारा पर वो चलते हैं। अगर वो हिंदुत्व की बात करते हैं या हिंदुस्तान की बात करते हैं तो आप ये बताइए गलत क्या है। और चूंकि राहुल गांधी ने भी आज यही कहा है कि राजनीतिक लड़ाई नहीं है, जबकि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा राजनीति के साथ साथ ये विचारधारा की लड़ाई, लड़ाई तो राजनीतिक है लेकिन जो प्रमुखता से है वो विचारधारा की लड़ाई है, दो विचारधाराओं की। लेकिन वो आरएसएस की विचारधारा की लड़ाई की बात कर रहे हैं या कांग्रेस की विचारधारा क्या है उसको स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो ओबीसी की जनगणना की बात कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, इन 70-75 सालों की आजादी में देश में जब कांग्रेस का शासन था या जो भी शासन है, आज भी वो नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पहले बांट देते हैं और फिर कहते हैं आपस में है भाई भाई। तो आज इसी तर्ज पर आप ओबीसी को भी बांटने चले हैं। आप ये बताइए कि मेरा तो एक बड़ी अच्छी सोच है, बहुत अच्छी बात है कि आप जितने आरक्षण बढ़ाते जाएंगे, हमारा ये कहना है कि बचते सिर्फ सवर्ण, तो सवर्णों को आप जितने परसेंट बच रहे हैं 30 या 35 जो भी बच रहा है उनको आप रिजर्व कर दीजिए, बाकी को सामान्य कर दीजिए। जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको जनगणना कराने की। आप जनगणना इसलिए कराना, आप जनगणना की बात करते हैं, आप अपनी पार्टी में ओबीसी को कितना हिस्सा दे रहे हैं? आपने क्या भागीदारी की? अभी आपने 3 राज्यों के चुनाव देखे, कितने ओबीसी कैंडिडेट थे। अभी मध्य प्रदेश की सरकार की बात करूं, जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें 33% ओबीसी हैं। तो कुल मिला करके आप अमल तो करते नहीं हैं और आप जनगणना की बात करके डिवाइडेशन की बात अलग करते हैं, आप विभक्त करना चाहते हैं। आपने आज देखिए, आज कई कांग्रेस नेताओं के, शशि थरूर जैसों के बयान आए, इसके पहले जयराम रमेश के बयान आए थे राम मंदिर के मामले में। यानी कितने शर्म की बात है कि राम मंदिर की तुलना वो शौचालय से कर रहे हैं। क्या गुजरती होगी इस हिंदुस्तान के हिंदुओं पर? आप कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, जाति नहीं है, विचारधारा है। तो आप ये बताइए, तो फिर हिंदुस्तान में जाति क्या है? आप किस जाति में हैं? तो जनता को आप इस तरीके से विभक्त करने के हथकंडे छोड़िए और आप तो एक स्पष्ट अपनी विचारधारा बताइए, कोई ठोस आपकी योजना बताइए। पार्टी ठीक है, बीजेपी भी उतना नहीं कर पा रही है। आप जो है, आप कम से कम बीजेपी गरीबों का ख्याल रख रही है, लेकिन इस कीमत पर रख रही है कि आम आदमी पे, जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, उसका ख्याल न करके। अब चुनाव के समय आपको क्यों याद आई, मैं बीजेपी की भी बात करता हूं कि हम डीजल पेट्रोल के भाव में कमी कर देंगे, तेल कंपनियां कमी कर अभी देंगी। खबर आई है थोड़ी देर पहले कि 10 रुपए कम कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले 10 रुपए कम, यही बात कर रहा हूं मैं, अभी 10 मिनट पहले ही आई है कि 10 रुपए तक कम हो सकते हैं और तेल कंपनियां उस कमी के मुनाफे का फायदा हिस्सा लेंगी, ये भी साथ में नहीं। वो जो लोड आएगा तो तेल कंपनियां सहेंगी, तो पहले भी मनमोहन सिंह की सरकार में यही होता था, उससे पहले भी यही होता था, तेल कंपनियां सहती थी। देखिए दुर्गेन जी, मध्यम वर्गों से एक ही लाभ आप देते थे कि गैस में सब्सिडी देते थे, बुजुर्गों को आप रेलवे यात्रा में सब्सिडी देते थे, कंसेशन देते थे, आपने वो सब बंद कर दिया। आप फांसी की सजा भी देते, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की भी, इंडिपेंडेंट बीइंग ए मीडिया पर्सन आई एम टेलिंग अबाउट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, कि आप एक तरफ तो हमें सजा दे रहे हैं और हमारा अपराध भी नहीं बता रहे। पहले आपने कहा कि कोरोना में जो वैक्सीनेशन है उसके लिए हमने सब्सिडी बंद की है। पहले आपने कहा कि आप अपनी मर्जी से सब्सिडी छोड़िए, जो सक्षम थे उन्होंने छोड़ा, वो देशभक्त थे, पैट्रियटिज्म की भावना थी उनके अंदर, लेकिन आपने सबकी सब्सिडी बिना बताए बंद कर दी। अरे हमारा अपराध तो बताते। आपने विधायकों के, सांसदों के पास जारी रखे हैं, उनके चालू हैं, आपने बुजुर्गों के पास बंद कर दिए। आप तीर्थ यात्राएं करा रहे हैं निःशुल्क सरकार की तरफ से, लेकिन वो बुजुर्ग अगर कहीं जाना चाहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनकी सारी सुविधाएं बंद कर दी। तो कुल मिला करके
आप लाडली बहना चलाएं, आप लाडली लक्ष्मी चलाएं, आपको जो चलाना है सब चलाइए, लेकिन ठीक है। कम से कम मध्यम वर्ग का भी तो ख्याल भार्गव साहब, मैं आता हूं, दूसरे चक्कर में आपके पास आता हूं। मैं महेंद्र प्रताप सिंह को चर्चा में लूं, उससे पहले हमारे साथ दो मेहमान और जुड़े हैं। तमजीद अहमद, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। तमजीद जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और श्याम सलूने, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से। बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और संजय कुमार पटेल, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं। पटेल साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, तीनों मेहमानों का। मैं रुख महेंद्र प्रताप सिंह की तरफ करूंगा। महेंद्र प्रताप सिंह जी, एक संघ विचारक, एक चिंतक होने के नाते, जैसा अभी कहा अवधेश जी ने कि संघ की विचारधारा क्लियर है और संघ के गढ़ से, संघ की जो एक तरीके से नागपुर में आत्मा बसती है, वहाँ कांग्रेस ने एक रैली की। इसके बहुत सारे मायने अपने अपने तरीके से निकाले जा सकते हैं, लेकिन एक संघ, एक विचारक, एक चिंतक के रूप में आप किस तरह इसको देखते हैं? विचारधारा, राहुल गांधी ने कहा 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, एक आरएसएस की है और एक उनकी विचारधारा है। अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। ऑडियो म्यूट। महेंद्र जी, अनम्यूट करिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, कृपया महेंद्र जी का फ्रेम ठीक किया जाए। मैं पैनल से कहूंगा कि महेंद्र जी का फ्रेम ठीक किया जाए, उनका। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, कृपया बोलिए, कंटिन्यू। देखिए, मेरा निवेदन है, कांग्रेस ने जो करारी पराजय अभी 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में हुई है उसकी, और 139वां जो स्थापना दिवस को मना रही है नागपुर में। अभी आपने खुद ने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा के अधिकांश चुनाव नागपुर के जीते हैं, और जहां तक नागपुर मुख्यालय की बात है संघ की, तो मुख्यालय है, ये बात सही है, लेकिन जहां तक गढ़ की बात है, तो आज भारत का गांव गांव, कोना कोना संघमय है, संघ का गढ़ है। और कांग्रेस को एक, जिसको बोलना चाहिए ना, शुरुआत करनी है, या कांग्रेस को अपने कुछ कार्यक्रम करने, रूटीन वर्क करना है, तो कांग्रेस ऐसी जगह से अपना रूटीन वर्क शुरू करना चाह रही है जहां से वो मीडिया से लेके हर जगह एक मैसेज कन्वे कर सके कि हम लोग संघ के मुख्यालय वाली जगह पे जाके, नागपुर में जाके एक कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के पास ना अब नीति बची है, ना नीयत बची है, ना लोग बचे हैं, ना कार्यकर्ता बचे। कांग्रेस कितने भी प्रलोभन दे दे, कितने भी आश्वासन दे दे, अब कांग्रेस की बातों में, कांग्रेस के झांसे में आने को कोई तैयार नहीं। तो वो मतलब कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें नागपुर में कर ले, दीक्षा भूमि में कर ले, बाबा साहब को की बातों को आधार बना ले, गांधी जी की बातों को आधार बना ले, पर कुल मिला के कांग्रेस की नीति, नीयत, सब चीज में खोट है। ये बात देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। जमीनी स्तर पे आज कांग्रेस कुछ भी नहीं है, कांग्रेस जीरो है। विचारधारा कह रहे हैं 2 विचारधाराओं की लड़ाई इस देश में, एक आरएसएस की विचारधारा है, एक इस देश को बनाने वालों की विचारधारा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आरएसएस जो लड़ाई शब्द है ना, ये आरएसएस के साथ मैच ही नहीं करता। आरएसएस लड़ाई शब्द से मैच ही नहीं करता, इसलिए आरएसएस की किसी से कभी कोई लड़ाई वाली बात ही नहीं है। अब ये कांग्रेस की सोच है कि वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो लड़ते रहें, हम तो अपना सकारात्मक काम कर रहे हैं। जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और लोगों ने संघ के लोगों को टारगेट किया था, उस दिन भी पूजनीय गुरुजी ने कहा था कि अगर दांतों के बीच में जबान फंस जाए तो दांत तोड़ के नहीं फेंके जाते। हम हिंदू समाज के एक एक व्यक्ति को अपना हिस्सा मानते हैं, अपना मानते हैं, इसलिए हमारे तरफ से कभी कोई लड़ाई जैसी बात आएगी नहीं, चाहे वो विचारधारा के स्तर पे लड़ाई की बात हो, चाहे वो व्यक्ति के स्तर पे लड़ाई की बात हो। कांग्रेस की सोच है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़े, हमारे स्तर पे तो कोई लड़ाई नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा, मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, और ब्रेक से लौटेंगे तो बहुत सारे सवाल कांग्रेस के सामने खड़े हुए हैं। उनके प्रवक्ता तमजीद हमारे साथ जुड़े हैं, जवाब लेना लाजमी है। ब्रेक से लौट आए हैं, सीधे रुख कांग्रेस के प्रवक्ता तंजीब अहमद की तरफ करेंगे। तमजीद भाई, अभी संघ के विचारक हमारे साथ जुड़े हैं, महेंद्र जी, वो कह रहे हैं भाई आरएसएस किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं रखता,
अब आप लोग लड़ाई रखें तो रखते रहें, आप हताश, निराश, विचारहीन, नीति, नियत, सिद्धांत कुछ है ही नहीं आपके पास। अब आपको एक संदेश देना कि भाई नागपुर से करो या कानपुर से करो, आपको करना है, वो इस बात को कह रहे हैं। दूसरी बात कि भाई आप लोग ने गठबंधन बनाया, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की और अन्य जो गठबंधन है एनडीए का, उनकी तैयारी चल रही है, क्या उस तरीके से चीज़ें आप लोग चला पा रहे हैं क्या? ओबीसी की बात करने से थोड़ी काम चलेगा। अभी भार्गव जी ने बताया कि आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने ओबीसी को टिकट दिया, 33% सरकार में बीजेपी ने नुमाइंदगी दी है। तो क्या आप लोग ये केवल कागजों पे योजना बनाते रहेंगे, जमीन पर भी उतार पाएंगे क्या? तमजीद भाई। जी दुर्गेश जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए मैं सुन रहा था, बहुत ध्यान से बात सुन रहा था महेंद्र जी से। देखिए नागपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है, ठीक है, पिछले 2 चुनाव में नितिन गडकरी जी वहां जीते हैं, लेकिन नागपुर हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। नागपुर कोई आरएसएस ने भले उनका अपना ऑफिस बना रखा है, लेकिन आरएसएस का वो शहर नहीं, ना तो आरएसएस का केंद्र है। और दूसरी बात देखिए दुर्गेश जी, जो जैसे आप किसी मोहल्ले में रहते हैं तो आपके बारे में वहां के लोग ज्यादा अच्छा जानते होंगे जो बाहर से देखते होंगे बनिस्बत उनके। तो जाहिर सी बात है नागपुर के लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि आरएसएस की विचारधारा क्या है, आरएसएस किस तरह का संगठन है। तो इस वजह से आरएसएस कभी नागपुर में अपना पैर नहीं पसार पाई। संगठन भले उन्होंने बना लिया, लेकिन नागपुर में उन्होंने कभी अपना ना तो राजनीतिक भाजपा को उन्होंने जिता पाए, ना तो किसी भी तरीके का राजनीतिक अपना विचारधारा जनता के बीच में उसको एक्सेप्ट भी नहीं करवा पाए। तो सबसे बड़ी हार आप इसी से समझ सकते हैं। नितिन गडकरी जी जीत रहे हैं तो कोई आरएसएस की वजह से नहीं जीत रहे हैं, वो उनका खुद की अपनी पर्सनल छवि रही है नागपुर में, उनका अपना एक अपना जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने लोगों के लिए जो काम किया उसकी वजह से वो जीत रहे हैं। ठीक बात है कि हमारे विरोधी विचारधारा के, लेकिन जो बात सच है उसको आप आरएसएस से जोड़ के मत देखिए नितिन गडकरी जी की जीत को। और उस हमेशा कांग्रेस, और आज की रैली रिकॉर्ड तोड़ दी है। कभी आरएसएस की रैली में भी इतना बड़ा रैला नहीं आता, और इतना बड़ा रैली कांग्रेस के आज राहुल गांधी जी की रैली में लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंच गए। तो आरएसएस इज इन नॉन एक्सेप्टेबल विचारधारा इन कांग्रेस, एटलीस्ट वहां पे कोई इनको ठीक है। आपको सुन नहीं पा रहे हैं हम, ऑडियो ठीक कीजिए अपना। जी अभी आ रही है आपको आवाज? हाँ बोलिए। जी क्यों हम जाति जनगणना की बात ना करें भाई? क्यों हम जब जाति की जनगणना की बात करते हैं तो भाजपा और आरएसएस के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? क्यों नहीं करवा देते भाई? हम कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं वो छोड़िए, लेकिन जिस तरीके का प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबसे बड़ी जाति गरीब की जाति है। अब आप लोग अगर जातियों को खंडों में, वो कह रहे हैं कि भाई हिंदू और सनातन समाज को आप अगर खंडों में बांटेंगे तो कैसे फिर समाज कैसे बनेगा? वही प्रधानमंत्री जी तेलंगाना में जाके कहते हैं कि हम जीतेंगे तो ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी कह क्या रहे हैं? पहले तो ये स्पष्ट हो कि दोनों जाति है या अपने सुविधा के अनुसार जाति बदलते रहते हैं। फिर क्यों कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हमने ओबीसी को प्रतिनिधित्व दे दिया? फिर कोई बताते ना कि हमने गरीब को दिया है, ये क्यों कह रहे हैं कि हमने ओबीसी का दे दिया? फिर सबसे बड़ी बात है राम मंदिर को लेकर भी आपके नेताओं के बयान बहुत अच्छे नहीं है, अभी निंदनीय बयान है, जैसा भार्गव जी ने कहा। वो मैं छोड़ दीजिए दुर्गेश जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ कि इस देश के उपराष्ट्रपति तक को अपनी जाति बतानी पड़ गई। भारतीय जनता पार्टी उनकी जात तक बता रही है कि वो इस पर्टिकुलर जात की है, उनका अपमान हो गया। आप कैसी बात कर रहे हैं? सबसे बड़ी जातिवादी अगर कोई पार्टी होगी हिंदुस्तान के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं, फिर अगले चक्कर में आते हैं तमजीद भाई। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्याम सलोने हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम सलोने, तमजीद अहमद कह रहे हैं कि भाई ये सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी आपकी है, आप सुविधा और सिस्टम, जहां आपको सुविधाजनक लगता है आप जाति के रूप में आ जाते हो, जहां सुविधा नहीं लगती वहां कहते हो गरीब की जाति है। श्याम सलोने, बहुत बहुत नमस्कार। आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं, ऑडिबल नहीं है आप, बोलिए। ऑडियो म्यूट हो गया। हाँ बोलिए, अब ठीक है। अभी ठीक है? हाँ बोलिए। देखिए मैं एक बात बतलाऊं, भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद की राजनीति ना की ना करती है। संविधान में एक जाति का कॉलम बना हुआ है, संविधान के अनुसार हमको जातिगत आंकड़े रखने होते हैं। कांग्रेस की जो विचारधारा राहुल जी बोलते हैं, क्या बात विचारधारा कांग्रेस की क्या है? कांग्रेस की विचारधारा केवल फूट डालो, राज करो। आपकी 1947 में आपने भारत के 2 टुकड़े करा दिए केवल शासन सत्ता पाने के लिए।
ये आपकी विचारधारा थी, क्योंकि आपकी स्थापना जो होती है जनसंघ का ना, क्या विचार था भाई? वो जनसंघ का ऐसे- विचार क्या था उसमें, ये भी बता दीजिए। बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। संजीव साहब, मैं बता रहा और हूँ, जनसंघ का भी विचार बता दीजिए। मैं बता रहा उसमें हूँ। तमजीद साहब, जनसंघ का विचार बताने के लिए महेंद्र प्रताप को हमने आमंत्रित किया है, उनसे बात कर लेंगे हम। बता आप देंगे, बोलने दीजिए, सुनिए ना मतलब- पहले। आपकी स्थापना जो हुई कांग्रेस की, वो एक ऐसे विदेशी व्यक्तियों के माध्यम से हुई जिनकी विचारधारा ही भारतीय नहीं थी। वो भारत में आई लूट करने के लिए थे। आज भी भारत की संस्कृति, अटल बिहारी वाजपेयी भी कांग्रेस मानते हैं। में थे, आपको पता होगा। वाजपेयी जी, देखिए हमारी विचारधारा, देखिए आप सुनिए, या तो आप बोल लीजिए या सुनिए। बोलने दीजिए आप तमजीद सुनते साहब, बोलने नहीं दीजिए, मैं हैं। मौका दूंगा आपको। मैं अभी आपके पास आऊंगा। आप सुनते नहीं है, आप सुनते नहीं है, इसलिए जनता ने आपको निकाल दिया पूरे देश से। मेरा समय आप मत कह रहे बर्बाद हैं करिए, आप आप तुलना तथ्यों के कर अनुसार रहे हो। बोलिए आप लोग भाई। आप बड़ा RSS से तुलना ना बेशकीमती करिए। समय है, 139 आपका भी, हमारा भी और चैनल का भी। बहुमूल्य विचार 139वां रखिए। आप स्थापना दिवस मना रहे हैं, कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप RSS से तुलना कर रहे हो। RSS आज पूरे भारतवर्ष में एक एक हृदय, हिंदुओं के हृदय में समाई हुई है, और RSS की तुलना आप केवल नागपुर से क्यों करते हो? RSS तो आप भारत का ऐसा कोई जिला बता दीजिए, ऐसा कोई महानगर बता दीजिए, कोई कस्बा बता दीजिए जहां RSS ना हो। RSS तो यत्र तत्र सर्वत्र पैदा है, घर घर में विचारधारा है RSS। और RSS इसलिए नहीं है कि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राहुल एक गांधी यही तो तरवारवादी कह पार्टी रहे नहीं हैं, है। श्याम सलोने जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा आरएसएस की है, एक विचारधारा कांग्रेस की है। यही तो कह रहे हैं वो। तो वो उस विचारधारा पे तो मैं बात कर रहा हूं। RSS की विचारधारा वो राष्ट्र को एकत्रित करने की है, जातियों में बांटने की नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस की विचारधारा जातियों में बांटने की है। वो अपनी हर रैली में, हर सभा में कहते हैं कि ओबीसी, जातिगत जनगणना। क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक नहीं है। आज वो कभी गठबंधन करके जो छोटे दल के नेता हैं, उन पार्टियों पर दबाव डलवा करके वो उनके लोगों से सनातन धर्म को गालियां दिलवाते हैं। उनका उद्देश्य क्या है? किसी तरीके से सत्ता पाना, क्योंकि जनता उनको नहीं सुन रही है। जनता ने चुना है मोदी को, भारत ने मोदी को चुना है, और मोदी की गारंटी है कि जब आप मुझे चुन रहे हो, मुझे नेता मान रहे हो, मुझे अपना अभिभावक मान रहे हो, अपना मुझे आप चौकीदार मान रहे हो, तो मेरी गारंटी है कि भारत की 140 करोड़ जनता के लिए ठीक है श्याम सलोने, मैं संजय पटेल को चर्चा में शामिल करता हूं। काफी देर से, लगभग 35 मिनट से हमारे साथ जुड़े संजय कुमार पटेल, मैं आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, संघ के विचारक भी हमारे साथ जुड़े हैं, संजय पटेल, वो कह रहे हैं कि जो जातियों की बात जो करते हैं, जो जनगणना, जाति जनगणना की बात करते हैं, वो देश तोड़ रहे हैं। एक तो इस पर आपकी तत्कालिक प्रतिक्रिया, और दूसरा सवाल मेरा नीतीश कुमार को लेकर है कि क्या पार्टी में आपकी सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि लगातार राष्ट्रीय मीडिया में खबर आ रही है कि अब टूटी कि तब टूटी आपकी पार्टी। जी, पहले बीजेपी का जवाब दे देता हूं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जात पात RSS वाला नहीं करते हैं, भाजपा नहीं करती है। तो रामलला का शिलान्यास में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाते हैं, सांसद भवन का उद्घाटन होता है तो आदिवासी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के जी को नहीं बुलाते हैं, मंदिर में पूजा करने जाते हैं, गर्भगृह में MP मंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति गर्भगृह के बाहर रहते हैं, इनको जांच पात करते ही नहीं है। आप बात रहा मोदी जी की गारंटी के बाद 2022 में 15 अगस्त 2022 में सभी को भारत के जितना भी गरीब बिना छत के हैं सबको छत दे दिया जाएगा। आवाज आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। आवाज संजय पटेल, आपकी आवाज हम तक सही पहुंच नहीं रही, कृपया उसको ठीक किया जाए। मैं तमजीद अहमद के पास जाऊंगा। संजय पटेल, अपनी आवाज ठीक करिए। अभी कुछ दिक्कत है, आपकी आवाज हम स्पष्ट सुन नहीं पा रहे हैं। संजय पटेल की आवाज ठीक की जाए। तमजीद अहमद, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बहुत सारी बातें कही। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग इस देश का मटिया मेट करने पर तुले हुए हैं, बंटवारा करा दिए, बहुत सारी बातें कही। लेकिन मैं भटकना नहीं चाहता। मैं स्पष्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आपने आज रैली की नागपुर में स्थापना दिवस पर, ठीक है, आपकी पार्टी को बहुत शुभकामनाएं,
कि आप इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, दुनिया की कुछ पुरानी पार्टियों में है आपकी पार्टी, अच्छी बात है। लेकिन वहाँ से जो मुद्दे आप उठा रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई, क्या विचारधारा जैसी जो क्लिष्ट बातें, क्या नीचे तक मतदाता जो आम वोटर है, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी जिसको लुभाने में बीजेपी काफ़ी कामयाब है, काफ़ी हद तक दिख रही है, इस तरह की जो क्लिष्ट चीज़ें क्या वो नीचे तक आप पर्कुलेट कर पाएंगे क्या? दूसरा सवाल कि क्या न्याय जो स्कीम पिछली बार 19 में आप लेकर आए थे, आप साल में 72,000 रुपये दे रहे थे और नरेंद्र मोदी की सरकार ने केवल 6,000 रुपये की बात की, तो लोगों ने 72,000 छोड़ के 6,000 को अंगीकृत कर लिया और दोबारा सरकार बनवा दी। तो इस बार भी आप कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस बार भी आप काफ़ी लेट हो गए और जब चुनाव आता तभी आप इसकी स्कीम, न्याय स्कीम लेकर आ जाते हैं? नहीं दुर्गेश जी, देखिए पहला सवाल आपका ये है कि विचारधारा की लड़ाई की जो बात है, निश्चित रूप से लड़ाई विचारधारा की है। कांग्रेस पार्टी और आरएसएस के बीच में जो राजनीतिक लड़ाई है, देखिए भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है, जो भी राजनीतिक अंश है ये बात स्पष्ट होना चाहिए और देश में ये बात जाननी चाहिए कि आरएसएस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नहीं बात सुनिए ऑब्जेक्शन करता हूँ। नहीं आरएसएस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। श्याम सलोने, अभी मैं आरएसएस के विचारक को लूंगा, जरा इनको कंप्लीट करने दीजिए, बोलिए। दुर्गेश भैया ये आरएसएस को पॉलिटिकल पार्टी बतला रहे हैं, इनको यही जानकारी नहीं है। चलिए अब मैं आता हूं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। चलिए मैं आपकी बात को और बड़ी कर देता हूं। जो भी संगठन मंत्री, आप लोग मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। 139वां आप देखिए अपना स्थापना दिवस मना रहे हो, जवाब देने दीजिए श्याम भाई, कार्यकर्ता नहीं है। श्याम सलोने जी जवाब देने दीजिए, तभी मजा आएगा। जब एक दूसरे को सुनेंगे नहीं तो फिर बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। आज भी दुर्गेश जी, आपको ही पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन महामंत्री होता है उसकी नियुक्ति आरएसएस ही करती है। वो आरएसएस के जरिए ही लाया हुआ व्यक्ति होता है, उसी की नियुक्ति होती है। तो इसमें कोई छुपी बात नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा अनुसार उसको किस तरह से भी कहे कि वो है नहीं है, लेकिन कुल मिला के लड़ाई दो ही विचारधारा की है। लब्बो लुआब इन सब चीजों का ये है कि एक कांग्रेस की विचारधारा है जो सबको जोड़ने का काम करती है, एक दूसरी विचारधारा जिसपे बीजेपी काम करती है वो है बांटने की राजनीति। उस पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उसके खिलाफ, कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान खोल के खड़ी हुई है। और जिस तरीके से इस देश को आगे बढ़ाना है वो इसी तरीके से बढ़ता है जैसे कांग्रेस की विचारधारा जो है उसी के हिसाब से देश हमेशा तरक्की किया है। आज देश के अंदर भयंकर बेरोजगारी है, भयंकर भूखमरी है, भयंकर बुरी तरीके से किसानों की हालत आप देख रहे हो क्या हो रखी है। 300 करोड़ रुपए आप मोहब्बत की दुकान। श्याम सलोने जी अभी उस पर आएंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। 10,000 करोड़ कौन सा लेके भागा है, जवाब नहीं दे पाएंगे कि गुजरात के अंदर कितना 10,000 करोड़ कौन क्या किया, वो ठीक है। आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं आपको दोनों को रोक रहा हूं। संघ विचारक महेंद्र प्रताप सिंह को लेता हूं। महेंद्र जी, आरएसएस के बारे में कुछ विचार व्यक्त किए कांग्रेस के नेता ने, और वो कह रहे हैं कि वास्तव में आरएसएस एक तरीके से पॉलिटिकल विंग ही है। वो एक तरीके से मसला जो चलता है सब कुछ वो आरएसएस से ही चलता है। दुर्गेश जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अच्छा, कंप्लीट करिए जल्दी से। देखिए मैं 2 मिनट पहले बोला, एक बात समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। अभी यहाँ पे आरएसएस के साथी भी और भारतीय जनता पार्टी भी दोनों लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना के विरोधी है। अभी यही 15 दिन पहले अमित शाह जी ने बिहार में क्या कहा कि हम जाति जनगणना कराने के पक्ष में। मोदी जी ने क्या कहा कि हम ओबीसी चीफ मिनिस्टर बन। अब ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि बिहार के अंदर जो जाति जनगणना आपने कराया और तो ये पहले खुद उनको बता दें कि इनकी पार्टी का स्टैंड क्या है कि जाति जनगणना ये कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। कि इस तरीके से लोगों को भटकाना है। आधी पार्टी उसके पक्ष में खड़ी, आधी पार्टी उसके विरोध में खड़ी। चलिए मैं पहले आरएसएस का एक रिएक्शन लेता हूं। अब आप कंप्लीट करिए, चूंकि ज्यादा वक्त नहीं है। मैं एक आरएसएस का रिएक्शन लेता हूं। महेंद्र जी इस पर रिएक्ट करिए। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप चौहान साहब? मैं पूछ रहा हूं, ये कह रहे हैं कि आप लोग जातिगत जनगणना के विरोधी क्यों हैं? ये कह रहे हैं ओबीसी तमाम जातियों के आप लोग विरोधी हैं। नहीं, विरोधी है तो वोट क्यों किया बिहार में भाई? हम ये पूछना चाह रहे हैं। अगर विरोधी है तो बिहार विधानसभा में क्यों वोट किया भाई आपने इस बिल के पक्ष में? मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। ये जाति की बात कर रहे हैं ना जी। इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लागू करी हिंदुस्तान में, तो बाकायदा सर्कुलर पास किया उन्होंने कि पर्टिकुलर जाति धर्म को लेके कि इस धर्म के लोग सरकारी नौकरी से दूर रखे जाएं। तो जितना जिसको बोलना चाहिए ना, मन में द्वेष भाव
ये व्यक्तियों के प्रति, धर्म के प्रति, जाति के प्रति कांग्रेस के अंदर है, इतना किसी में नहीं है। और जहां तक अभी कांग्रेस के जो नेता बोल रहे थे संघ के बारे में कि संघ राजनीतिक संगठन है, तो संघ के समविचारी लगभग 50 संगठन है। ग्राहक पंचायत है, संस्कार भारती है, सेवा भारती है, विश्व हिंदू परिषद है, उनमें केवल एक भाजपा है, विद्यार्थी परिषद है। तो भाजपा के कारण आप संघ को राजनीतिक संगठन बोलोगे? संघ राजनीतिक संगठन नहीं है। हाँ, ये एक बात है कि संघ के लोग, संघ के प्रचारक संगठन मंत्री होकर अलग अलग संगठनों में काम करते हैं, भाजपा उनमें से एक है। संघ शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक संगठन है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहा है। तो संघ के ऊपर आरोप लगाने के पहले संघ के अंदर आना पड़ेगा। आप बाहर से संघ के बारे में कुछ भी कहोगे तो ठीक नहीं लगेगा। पहले आप संघ के अंदर आइए, संघ को महसूस कीजिए, संघ जी के देखिए, तब आपको संघ समझ में आएगा। ठीक है। संघ को संघ समझ नहीं सकते। ठीक है महेंद्र जी, मैं जेडीयू के नेता, चूंकि उनकी बात नहीं आ पाई थी, मैं उनको शामिल कर रहा हूं चर्चा में। संजय कुमार पटेल, एक तो संघ के बारे में आपने संघ विचारंग जिस तरीके से बातें की कि भाई संघ को आप लोग डिफेम मत करिए, आप लोग सब लोग एक भाव कर देते हैं। सलीम शेख हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मैं सलीम भाई आपके पास आ रहा हूं, पहले जेडीयू के नेता को ले लूं। और दूसरी जो सवाल मेरा है कि भाई जाति जनगणना का जो मुद्दा आप लोग उठाते हैं, लेकिन आप लोग ओबीसी के लिए और अन्य जो अभी हाल ही में कांग्रेस ने जिस तरीके से टिकट बांटे, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें सवाल उठे हैं, लेकिन क्या इसके अलावा क्या इस तरीके के मुद्दे क्या आपको चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त होंगे क्या, संजय कुमार पटेल? संजय पटेल, आवाज मिल रही है? हाँ बोलिए, थोड़ी बहुत मिल रही, काम भर की बोलिए। नहीं मिल पा रही। सॉरी संजय भाई, आपकी आवाज मुझे मिल ही नहीं पा रही। संजय भाई को फोन पर जोड़ दिया जाए। मैं सलीम शेख की तरफ रुख करूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं। सलीम जी, आज कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस के गढ़ या मुख्यालय वाले शहर नागपुर में एक रैली की और वहां से राहुल गांधी ने एक निशाना साधा कि लड़ाई दो विचारधाराओं की है। फिर वो कहते हैं ओबीसी की जनगणना कराएंगे, खड़गे साहब कहते हैं हम न्याय स्कीम लाएंगे, हमें ताकत दो। कांग्रेस की नागपुर में रैली के राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं आपके मुताबिक? एक बात है, नागपुर का जो रैली है जी, सही बात में कांग्रेस ओरिजिनल, अगर आप ढूंढ के देखेंगे कांग्रेस का पीछे का इतिहास, तो आपके समझ में आएगा कि कांग्रेस ये सेक्युलर लोगों की एक पार्टी है। जहां से वो शुरू हुई 28 दिसंबर 1885 में, वहां से लेकर तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में यानी हिंदुस्तान में 1947 तक सेक्युलर पार्टी के नाम से ही जानी जाती थी। जिस वक्त पाकिस्तान हुआ, दो पाकिस्तान हो गए, एक पूर्व पाकिस्तान और एक पश्चिम पाकिस्तान। ये दोनों राज्य, ये दोनों देश अलग तरीके से लोगों के सामने आ गए। दूसरी बात यह है कि उसके बाद में जब कांग्रेस काम करने लगी, तो जब तक नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तब तक कांग्रेस पार्टी सेक्युलर थी। ये जो जब के बीजेपी वाले या आरएसएस वाले बता रहे थे कि ये कांग्रेस वाले ऐसे ऐसे है, वो वैसी नहीं है। हकीकत में कांग्रेस का सेक्युलरिज्म समझना आपको जरूरी है। कांग्रेस का इतिहास पूरा ये सेक्युलर पार्टी की तरह ही चला है। अंदर से कुछ होता है उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन दिखावे के स्वरूप में तो कांग्रेस आपको तो दिखती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बीजेपी का जो संगठन है वो सांस्कृतिक संगठन बोल के आरएसएस के सामने ला रहे हैं, लेकिन आरएसएस सांस्कृतिक संगठन नहीं है। अगर सांस्कृतिक संगठन होता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन पे बैन नहीं लाते। एक बात, गांधी जी की हत्या करने के बाद उस पर बैन लाया गया। क्यों बैन लाया गया? वो सांस्कृतिक संगठन नहीं है, वो दहशतवादी संगठन है। ये उस वक्त नहीं, ये एक अलग डिबेट हो जाएगी सलीम शेख। मैं चाहता हूं कि आज जो रैली नागपुर में हुई है उसके क्या राजनीतिक माने हो सकते हैं, कांग्रेस क्या नफा नुकसान देख रही है, मैं समझना चाहता हूं आपसे। बता रहा हूं, सुनिए। सेक्युलर हिसाब से अगर देखेंगे तो आज का कांग्रेस का जो स्टैंड है, जो राहुल गांधी ने बात की, वो बात आगे चल के चलने वाली बात है और इस हिंदुस्तान के लिए या इंडिया के लिए
ये चलने वाली बात जरूरी है, ये आपके समझ में आना चाहिए। क्यों कि हिंदुस्तान का इतिहास पूरा सेक्युलर सिस्टम पे खड़ा है। वो क्या और आने वोटरों वाले को भारत समझा के- पाएंगे इस देश की, क्योंकि बड़ी क्लिष्ट बातें कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं विचारधारा की लड़ाई है। अब जो खेतों में खेत खोदने वाला, फावड़ा चलाने वाला विचारधारा की लड़ाई क्या समझेगा वो? मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं क्या अपनी बात नीचे तक, या फिर हवा हवाई? एक मिनट आप मुझे बात करने दीजिए। पहली बात यह है कि कांग्रेस आज की जो स्टैंड ले रही है, आज जो स्टैंड लिया है उन्होंने नागपुर में, वो नागपुर का लिया हुआ स्टैंड ये विचारधारा के धरती पर ही लिया है। क्यों कि बीजेपी पूरा सेक्युलरिज्म छोड़ के चला जा रहा है, वो आरएसएस के विचारधारा पे पूरा चल रहा है, और कांग्रेस के पीछे संगठन नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो काम कर रहा है, या कांग्रेस ने जो आज बताया है नागपुर में, वो सेक्युलरिज्म की क्लियर कट लाइन है, ये आप समझ के लेना चाहिए। और ये समझने के लिए आपके सामने वैचारिक धारा ही एक संघर्ष है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। दो विचारधारा है, जो कांग्रेस की विचारधारा है वो अलग है, और आरएसएस या बीजेपी की जो विचारधारा है वो अलग है। हिंदुस्तान के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दोनों विचारधारा में काफी डिफरेंस है। और ठीक है। कांग्रेस ने आज का जो स्टैंड लिया है वो स्टैंड सेक्युलरिज्म और भारतीय संविधान के हिसाब से सही है। नहीं, ये हम भारतीय मान सकते हैं कि ये जो स्टैंड है ये अल्पसंख्यकों को उनके और करीब लाएगा, मैं मान सकता हूं। अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो और करीब आएंगे, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन जैसे न्याय स्कीम की बात की खड़गे जी ने कि हम न्याय स्कीम गरीबों को देंगे, महिलाओं को देंगे, तो क्या ये कम्युनिकेट हो पाएगी क्या? सर एक मिनट, खाली माइनॉरिटी में मुस्लिम नहीं आते। नहीं, मैं माइनॉरिटी की बात कर रहा हूं, सारे अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुस्लिम माइनॉरिटी है। सारे अल्पसंख्यक आज बीजेपी के खिलाफ है, और उसके अलावा एंटी विजिलेंटी है जो सब लोग है, जो भटके मुक्त है, जो दलित है, वो भी आज बीजेपी के खिलाफ है। ये असल में हकीकत है, ये हकीकत समझ के लेना काफी मुश्किल है। आप ठीक है, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, छोटा सा रिएक्शन। शेख साहब मैं रोक रहा हूं आपको, एक छोटा सा रिएक्शन बीजेपी के नेता से, 10 सेकंड केवल। श्याम सलोने 10 सेकंड केवल, कट टू कट, फिर मैं महेंद्र प्रताप के पास जाऊंगा। दुर्गेश भैया जी, कांग्रेस पार्टी का कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का आज के समय केवल एक ही विचारधारा है, किसी भी तरीके से जनता को गुमराह करो और कुर्सी हथियाने के लिए, सत्ता के लिए कांग्रेस परेशान है। कोई विचारधारा नहीं है। और भारत की जनता कांग्रेस को बिल्कुल नकार चुकी है, और कांग्रेस इस बात को जानती है। आ गई बात आपकी, बहुत कट टू कट आपकी बात आ गई। मैं अवधेश भार्गव जी के पास जाऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। भार्गव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सलीम शेख साहब ने बहुत सारे बातें रखी हैं, आप भी बहुत खांटी के जर्नलिस्ट हैं। सलीम शेख साहब ने कहा कि भाई जिस तरीके से सेकुलरिज्म को लेकर दिक्कत है, सेकुलरिज्म खतरे में है, वो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस पार्टी दिखती है, अंदर दिल में क्या है पता नहीं। तो जाहिर सी बात, जो दिखता है वही बिकता है। अब अंदर क्या है, अब तो आपके मन में मेरे प्रति क्या है पता नहीं, लेकिन कम से कम ये दिख रहा है कि सेकुलरिज्म उनको दिख रहा है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि दलित भी नाराज है, अन्य जो अन्य अल्पसंख्यक हैं वो भी नाराज हैं। इस तरीके की जब बहुत सारे लोग नाराज हैं तो वोट कहां से मिल जाते हैं इनको? देखिए दुर्गेश जी, ऐसा है, सलीम शेख साहब ने जो बातें कही हैं वो काफी हद तक, देखिए सलीम शेख साहब ने जो बातें कही हैं काफी हद तक उनके अनुभव की बातें हैं, लेकिन साथ में कुछ फ्रस्ट्रेशन भी नजर आ रहा है। अभी मुझे लगता है हमिंग आ रही है, इसको ठीक किया जाए। कहीं हमिंग आ रही है किसी साथी, अपने माइक बंद कर लें, केवल भार्गव जी बोलें तो बेहतर रहेगा। जी हाँ जी। तो कुल मिलाकर के क्या है, सलीम शेख साहब ने जो अभी बातें कही हैं उनके अनुभव की बातें हैं, लेकिन उसके साथ कुछ फ्रस्ट्रेशन भी शामिल है, कुछ पूर्वाग्रह भी है। अभी महेंद्र सिंह जी ने, आदरणीय महेंद्र सिंह जी जो बोल रहे थे आरएसएस के बारे में, अक्षरशः सही है। आप देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि आरएसएस राजनीतिक संगठन है। आप मुझे ये बताइए, आरएसएस में सदस्यता कहाँ होती है? आरएसएस में मेंबरशिप नहीं होती। आरएसएस जैसे कांग्रेस में सेवा दल है, इन्होंने आरएसएस के टक्कर में सेवा दल बनाया था। आपकी व्यवस्था सेवा दल के कार्यकर्ता करते हैं, सेवा दल के स्वयंसेवक करते हैं, ऐसे आरएसएस तो सिर्फ
अगर आरएसएस को बुरा माना जाता है तो हिंदुत्व की बात करने में, जहां तक सेक्युलरिज्म की बात है तो बहुसंख्यकों को गाली देना अगर सेक्युलरिज्म है तो ऐसा समाजवाद देश को नहीं चाहिए। कम से कम आप अगर हिंदुस्तान की उस संस्कृति को गाली देना कि कोई मेहमान आ जाए तो हम चाहे भूखे रहें उसको भोजन कराएं, अगर उस सिस्टम को खत्म करना सेक्युलरिज्म है तो ऐसा सेक्युलरिज्म भारत को नहीं चाहिए। कुल मिलाकर के आज देश जिस ओर बढ़ रहा है, आप कांग्रेस को क्या कम मौका मिला? 60 सालों का मौका क्या कम होता है? 60 सालों में आपने कौन सी विचारधारा उत्पन्न की? सिर्फ देखिए, कहने में बुरा लगेगा और लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं, लेकिन आप एक परिवार पर केंद्रित रहे और आज भी केंद्रित है। आज राहुल गांधी सांसद के अलावा किसी पोस्ट पर नहीं है, वो कह चुके गांधी खानदान से बाहर का बनना चाहिए, लेकिन आज पूरी कमान फिर उनके हाथ में। चारों शक्ति पुंज, प्रकाश पुंज, ज्योति पुंज सिर्फ राहुल गांधी। तो जनता इससे उब चुकी है, जनता कुछ नयापन चाहती है। आदिवासियों की पहले बात करती रही कांग्रेस, आप देखिए इन 75 सालों में आदिवासियों की उन्नति कितनी हुई। पहले पाव मीटर की लंगोटी बांधते थे, आज 1 मीटर की धोती बांधते हैं। आप देखिए जंगलों में जाकर आरएसएस ने वहां स्कूल खोले, आरएसएस ने वहां आश्रम खोले, वहां शिक्षित किया, उनको पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। मैं आरएसएस से नहीं हूं, लेकिन आरएसएस की सफाई देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आजकल ऐसा माहौल है ना कि हमको आपको तुरंत एक सर्टिफिकेट ये नेता दे देते हैं, तुरंत एक साइन किया हुआ सर्टिफिकेट है वो तुरंत दे देंगे। भार्गव जी आप आरएसएस के आदमी, दुर्गेंद्र चौहान आप भाजपा के आदमी, आप कांग्रेस के आदमी, तो सर्टिफिकेट साइन है दोनों तरफ से। में मैं राम मनोहर लोहिया का प्रशंसक हूं और मैं प्योर समाजवादी हूं, और हर पत्रकार समाजवादी होता है और खाटी समाजवादी होता है, चाहे सलीम शेख साहब भी बताएंगे, ये भी समाजवादी। ठीक है, मैं भार्गव साहब मैं एक छोटा सा रिएक्शन कांग्रेस से ले लेता हूं, क्योंकि मेरे पास अब 1.5 मिनट बचा है और एक छोटा छोटा रिएक्शन सभी का लेना है। तमजीद साहब बताइए, बहुत सारी बातें कहीं कि भाई शक्ति पुंज, प्रकाश पुंज, सब कुछ सारे पुंज जब एक जगह एकत्रित किए, संगठन कैसे बढ़ेगा, कैसे चुनाव जीतोगे आप कहते रहो न्याय यात्रा, जनता कैसे सुनेगी? अरे दे दो कुछ। तमजीद अहमद क्यों नहीं अध्यक्ष हो सकते? तमजीद अहमद को शक्ति क्यों नहीं मिलती? दीजिए। उसमें भी कांग्रेस पार्टी अब उसमें भी डरती कि यार मुस्लिम को अध्यक्ष बना दोगे, तो वो भी डर है। अभी आधे अधूरे मन से कर रहा काम वो। नहीं, कांग्रेस पार्टी पहले किसी से नहीं डरती, कांग्रेस पार्टी सबको। अब बताओ, जब देश में कितने मुसलमान प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके यहाँ? नहीं है, मुझे नहीं याद पड़ रहा कहीं है। वो मुसलमानों का वोट भी चाहिए, अल्पसंख्यकों का वोट भी चाहिए आपको, और आप उनको ऑन भी नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपको शायद आपको थोड़ा सा दुर्गेश जी देखना चाहिए कि कई मुख्यमंत्री भी हुए जो कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री तक बनाए, प्रदेश अध्यक्ष की तो बात बनाए, पहले बहुत सारे अध्यक्ष हुए, हाल के वर्षों की बात कर रहा हूं, जब से राजनीति ये जाति और धर्म में उलझी तब से मैं बात कर रहा हूं। मुझे अच्छी तरह याद है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री नहीं लेकिन मुख्यमंत्री तो हुए हैं, मुझे पता है, प्रदेश अध्यक्ष भी अक्सर हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। देखिए अवधेश जी की मैं बात सुन रहा था, जिस तरह से उन्होंने आरएसएस का बखान किया, इतने अच्छे से तो महेंद्र जी भी नहीं कर पाए, तो मैं उनको बहुत बधाई देना चाहूंगा अवधेश जी को। मुझे पता था कि एक सर्टिफिकेट आप दोगे, हमें पता था, अगर ऐसा ही बीजेपी के साथ होता तो वो भी सर्टिफिकेट साइन किए होते। हमें पता, हम लोगों की अब यही दिक्कत है, हम लोग क्या करें, पत्रकारिता करें या छोड़ के कहीं जाएं, अरब सागर में कूद जाएं, दिक्कत यही है। स्वीकार कीजिए, आप बधाई स्वीकार कीजिए, आप कहीं जाइए नहीं, सिर्फ हमारी बधाई स्वीकार कीजिए अवधेश जी। इतना अच्छा बखान महेंद्र जी ने भी नहीं किया। आप महेंद्र जी की मैं बात पे आ जाता हूँ। नहीं अवधेश नहीं, मैं दुर्गेश चौहान बोल रहा हूँ। अवधेश जी से आप बात नहीं करो, बोलिए। नहीं, मैं अवधेश जी की बात पे, अब मैं महेंद्र जी की बात पे आ जाता हूँ। 10 सेकंड में बता रहा हूँ। पूरी चर्चा में अवधेश जी ने बहुत अच्छे से बखान किया, लेकिन 2 चीजें इन्होंने नहीं बताई जो कि महेंद्र जी ने बताई। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उस पर्टिकुलर धर्म के लोगों को नौकरी देखने दी, आरएसएस काम में झूठ को प्रचारित कर रहा। फिर उन्होंने स्वीकार किया कि आप बताइए कौन सा दुर्गेश जी कौन सा सर्कुलर है? बात रखी है, कोई सर्कुलर ऐसा नहीं है जी, आपके कहने से नहीं हो जाएगा। जब उनकी सुरक्षा नहीं, तो आप दिखा दीजिए कौन सा रिकॉर्ड है, कौन सा रिकॉर्ड है भाई? कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं, आपके कहने से रिकॉर्ड नहीं हो जाएगा महेंद्र जी। आप ये है आपकी ये आप दोनों लोग आपस में शेयर कर लीजिएगा रिकॉर्ड, अब जल्दी कंप्लीट करें, आप लोग शेयर कर लीजिए आपस में रिकॉर्ड, महेंद्र जी से तमजीद भाई शेयर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं।
झूठ फैलाना इनका काम है, तो कहने का मतलब ये है। झूठ फैलाना केवल कांग्रेस का काम है। अब ये कह रहे हैं, झूठ फैलाना कांग्रेस का काम है। कल तक आप कहते थे। चलिए, वक्त मेरे पास है नहीं, सभी साथियों से माफी के साथ मैं रोक रहा हूं। मैं सलीम शेख की एक अंतिम टिप्पणी लूंगा। सलीम शेख साहब, एक अंतिम टिप्पणी बस 10 सेकंड में, फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा। अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। अनम्यूट करिए सलीम शेख साहब, अंतिम टिप्पणी छोटी सी, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। अनम्यूट करिए, अपनी आवाज खोलिए। आवाज आ रही? हाँ बोलिए बोलिए, बहुत बहुत शीघ्रता से, जल्दी से प्लीज। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही? हाँ आ रही, बोलिए बोलिए, बहुत जल्दी। हाँ, ये जो बात चल रही है ना, कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों के बिना तीसरी कोई पार्टी नहीं बन सकती, ये उतना ही सच है। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में आज तक जो घर का काम चलते आया है, नेहरू से लेके इंदिरा जी है, राहुल जी है, सोनिया जी है, अभी उसके बाद में जो आपको लग रहा है वो पिक्चर बदलने के लिए काफी समय लगेगा। इसलिए कि उस फैमिली पे, नेहरू गांधी फैमिली पे एक लोगों की मर्जी है। जो आप बोलते हो हिंदुस्तान का जो कॉमन पीपल है, वो कॉमन पीपल के दिल में उनके बारे में एक प्यार मोहब्बत है। तीसरी बात यह है कि आज तक जो आज 9-10 साल में बीजेपी ने जो काम किया है, उसमें जितने भी आश्वासन बीजेपी ने दिए हैं, उसमें का एक भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ। राम मंदिर का भी काम पूरा नहीं हुआ, आधा ही राम मंदिर रह गया है, लेकिन उसका उद्घाटन करने का काम नहीं होता। राम मंदिर तो बहुत अच्छी भव्य दिव्य बन रहा है। आप भी जाइए, दर्शन करके आइए सलीम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, श्याम सलोने जी, संजय कुमार पटेल हमसे नहीं जुड़ पाए, अवधेश भार्गव जी बहुत धन्यवाद, महेंद्र प्रताप सिंह, और सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बड़ा सवाल है, रास्ता कठिन है विपक्ष के लिए, क्योंकि सामने नरेंद्र मोदी का चेहरा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।